Hello students, welcome to classes and I am Mansi. We have completed class 10th physics first chapter light, and in this sequence we have started first chapter of chemistry, chemical reaction and equation. Yes, you know very well chemical reaction and equation means रासायनिक अपक्रिया और समीकरण, and this chapter is the basis of chemistry. जो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन चैप्टर है ये केमिस्ट्री का बेस है, और बेस जब मजबूत होगा तभी आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। अगर आपका बेस वीक है तो उस पर आप ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। सबसे पहला काम सबसे मजबूत करना है अपने बेस को। अगर आपका बेस मजबूत है तो आप उस पर कितनी भी ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं, यानी कि आप उस पर कितना भी ज़्यादा नॉलेज अटेन कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बेस वीक है तो कहीं ना कहीं फिर आप उस सब्जेक्ट से अलग होने लगते हैं। यही रीज़न है कि लोग केमिस्ट्री से डरते हैं और फिर उनकी केमिस्ट्री धीरे धीरे वीक होती चली जाती है और केमिस्ट्री का एक अलग डर बना रहता है। तो आपको डरना नहीं है इससे बिल्कुल भी, और बेस को अच्छे से तैयार करते हुए आज से शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। जैसा कि हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो सबसे पहली बात ये हो गई केमिकल रिएक्शन क्या है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज मीन ऑफ केमिकल रिएक्शन? रासायनिक अभिक्रिया। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो केमिकल रिएक्शन is a process. Chemical reaction is a process in which two or more than two substances converted into two or more new substance. Two or more new substance. Chemical reaction is a process in which two or more than two substances converted into two or more two न्यू सब्सटेंसेस, यानी कि रासायनिक अपक्रिया एक प्रक्रिया है। क्या है? रासायनिक अपक्रिया एक प्रक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ नए पदार्थों में बदल जाते हैं। नए पदार्थों में बदल जाते हैं। रासायनिक अपक्रिया एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ नए पदार्थ में बदल जाते हैं। यानी कि जैसे हमको शरबत बनाना है तो हमने पानी लिया, चीनी लिया। पानी और चीनी दो अलग अलग सब्सटेंस हैं, दो अलग अलग पदार्थ हैं। जब हमने इन दोनों को मिला दिया, मिक्स कर दिया, तो शरबत बन के तैयार हुआ। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है? ये केमिकल रिएक्शन है।
ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अपक्रिया है, जिसमें दो पदार्थ हो सकते हैं या दो से अधिक पदार्थ भी हो सकते हैं। जैसे शरबत में ही हम नींबू भी डाल दें, काला नमक भी डाल दें, तो इसमें दो से अधिक पदार्थ हो गए ना। कम से कम कितने पदार्थ चाहिए? दो चाहिए। तो और ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितने भी हो सकते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं, और जो नए पदार्थ बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग होती है। यानी कि चीनी की अपनी अलग प्रॉपर्टी है, वाटर की अपनी अलग प्रॉपर्टी, लेकिन जब शुगर और वाटर को मिक्स कर दिया गया तो क्या बना? शरबत बना। शरबत की अपनी अलग प्रॉपर्टी है, यानी कि इसमें प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके या आपस में मिलकर नए पदार्थों में बदल जाते हैं। जो नए पदार्थ में बदले वो दो भी हो सकते हैं, दो से कम या दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन की बात आपको समझ में आ गई? केमिकल रिएक्शन की बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि जैसे A प्लस बी, यानी A कोई सब्सटेंस है, B कोई सब्सटेंस है। जब हमने इनको रिएक्ट करवाया तो AB कोई न्यू सब्सटेंस बन गया, AB कोई न्यू सब्सटेंस बन गया। हमने कोई A सब्सटेंस लिया, कोई B सब्सटेंस लिया, और इन दोनों को जब रिएक्ट कराया तो AB कोई न्यू सब्सटेंस बन गया। इस एरो को क्या हम पढ़ते हैं? इस एरो को क्या पढ़ते हैं? इर्रिवर्सिबल। एरो को क्या पढ़ते हैं? इर्रिवर्सिबल। और रासायनिक अपक्रिया में देखो, एक पार्ट ये दिख रहा है, एक पार्ट इधर दिख रहा है, तो इस पार्ट को क्या कहते हैं? इस पार्ट को क्या कहते हैं? इस पार्ट को बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। इसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। और रिएक्टेंट्स मीन्स अभिकारक। रिएक्टेंट्स मीन्स अभिकारक। जो पदार्थ रिएक्शन करते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स बोलते हैं। अभिकारक। तो अभिकारक क्या है? द सब्सटेंस which take part in chemical reaction. द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। किसी रिएक्शन में जो सब्सटेंस पहले से होते हैं, पहले से गिवन होते हैं, या जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि जैसे हमको शरबत बनाना है तो हम शुगर लिया, वाटर लिया, तो शुगर और वाटर क्या हैं? ये रिएक्टेंट्स हैं। ये क्या हैं? अभिकारक है। तो द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड reactants. The left part of arrow is called reactants. द लेफ्ट पार्ट ऑफ एरो का लेफ्ट पार्ट जो है वो रिएक्टेंट्स है, और एरो का राइट पार्ट क्या है? प्रोडक्ट है। किसी अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, किसी अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, भाग लेना मतलब पार्टिसिपेट करना, भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं।
अभिकारक कहलाते हैं। या हम इसे ये भी कह सकते हैं, एरो के लेफ्ट पार्ट को, एरो के बाएं तरफ के भाग को अभिकारक कहते हैं और एरो के राइट पार्ट को, एरो के दाएं पार्ट को, दाएं भाग को उत्पाद कहते हैं। ये केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच two or more than two substance converted into two or more new substance। वह रासायनिक अपक्रिया या वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेते हैं और अभिक्रिया करके या आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं। रासायनिक अपक्रिया एक प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेते हैं और आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं। दो बना सकते हैं या दो से अधिक भी बना सकते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया को हम इंडिकेट कैसे करते हैं? जो पार्ट ले रहे हैं उनके बीच में प्लस का सिंबल लगा के, उसके बाद जो बना उसको एरो लगा के लिख दिया जाता है। एरो के जो इधर का पार्ट होता है उसे हम अभिकारक बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और एरो का जो राइट पार्ट होता है, राइट साइड का पार्ट होता है, उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं, उत्पाद। तो रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन क्या बनेगी? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, किसी रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। या हम इसे कह सकते हैं, एरो के बाएं तरफ के हिस्से को हम अभिकारक कहते हैं। एरो के बाएं तरफ के हिस्से को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक उत्पाद समझने का सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल मैंने बताया, जैसे हमें चाय बनानी है, सपोज हमें चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले वाटर चाहिए, पानी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए। बिना चाय पत्ती के चाय बनेगी? नहीं बनेगी। और मान लो किसी को मीठी चाय नहीं पीनी तो चीनी ना भी ले तब भी चाय काम चल जाएगा। अगर किसी को मीठी चाय नहीं पीनी तो चीनी ना भी ले तब भी उसका काम चल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? पानी और चाय पत्ती। तो चाय बनाने के लिए हमने पानी लिया, चाय पत्ती लिया, दूध लिया, ये सब क्या है? ये सब अभिकारक हैं। पानी, चाय पत्ती, दूध, चीनी, ये सब क्या है? ये सब अभिकारक हैं। और इनको जब कंबाइन किया गया, जब इनको गैस पे टेम्परेचर दे के इनको जब गर्म किया गया, पकाया गया, तो जो बना, चाय बन गई हमारी, तो चाय बन गई, वो क्या है? वो उत्पाद है। यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए जो हम पहले से लेते हैं, जो हमें पहले से दिया जाता है, जो सब्सटेंस, जो पदार्थ हमें पहले से दिए जाते हैं, वो अभिकारक हैं। और जो हमको बन के मिलता है, जो हमको उनको मिलाने के बाद जो मिक्सचर हमको प्राप्त होता है, उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक की डेफिनेशन आपने लिख ली। आगे उत्पाद की डेफिनेशन देखते हैं। प्रोडक्ट हमको पता तो चल गया कि जो केमिकल इक्वेशन को करने के बाद जो सब्सटेंस हमको प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद बोलते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अ न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय केमिकल इक्वेशन, बाय केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अपक्रिया में जो नया सब्सटेंस बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों के द्वारा जो पदार्थ बनता है, अभिकारकों के द्वारा जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। A new substance produced by chemical reaction is called product। किसी केमिकल इक्वेशन में
जो न्यू सब्सटेंस बनता है, जो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, उसे ही हम प्रोडक्ट बोलते हैं। आपको 3 डिफिनीशन तैयार हो गई, कौन कौन सी? केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। उसके बाद किसी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या होता है और क्या नहीं होता है। इन अ केमिकल रिएक्शन, in a chemical reaction, element does not change, element does not change another element. In a chemical reaction, element does not change into another element. किसी एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो आपको देखिए, केमिस्ट्री सही से पढ़ने का तरीका क्या है? आपको कम से कम एलिमेंट याद करके रखने हैं। कम से कम आपको कितना करना है? केवल एलिमेंट्स लर्न कर लेना है। एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स आपको लर्न कर लेने, और कुछ जो नहीं लर्न है वो उनका जब यूज होगा तब आपको लर्न हो जाएंगे। तो जैसे आप एलिमेंट्स लर्न किए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी ने एलिमेंट्स नहीं लर्न किए हैं तो वो लर्न कर लें। मिनिमम आपको 20 और 30 तक एलिमेंट्स लर्न होने चाहिए। कम से कम 20 और 30 तक याद होने चाहिए। मतलब 30 तक नहीं याद है तो पहले 20 तक याद करें, 20 भी नहीं याद है तो पहले 5, 10, मतलब स्टार्टिंग करिए। एलिमेंट्स आपको लर्न होने चाहिए, नहीं तो फिर आगे की बात बाउंस होगी। तो एक केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट डज नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में एलिमेंट चेंज नहीं होता। यानी कि ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन को मिलाएं, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाएं तो हीलियम बन जाए, ये नहीं होगा। एलिमेंट कभी भी चेंज नहीं होते, एलिमेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होता है? उनके एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। एटम्स का क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। एटम्स के रीअरेंजमेंट होते हैं, कभी भी एटम्स के एलिमेंट चेंज नहीं होते हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स takes place in chemical reaction. Chemical reaction is a process in which 2 or more than 2 substances converted into 2 or more new substance. रासायनिक अपक्रिया एक प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ नए पदार्थों में बदल जाते हैं। एक रासायनिक अपक्रिया में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो अभिकारक, दूसरा उत्पाद। अभिकारक क्या है? किसी रिएक्शन में जो सब्सटेंस, जो पदार्थ हमको पहले से गिवन होते हैं, जो सब्सटेंस हमको पहले से गिवन होते हैं वो अभिकारक, और जो अभिकारकों की क्रिया कराने के बाद बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। यानी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो प्रोड्यूस होते हैं, जो रिएक्टेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं केमिकल रिएक्शन में, जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में कभी भी एलिमेंट चेंज नहीं होते हैं, केवल एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट का मतलब इधर उधर हो जाते हैं, किसी के साथ थे तो दूसरे के साथ चले गए। रीअरेंजमेंट होता है, उनका एलिमेंट चेंज नहीं होता है। और जो प्रोडक्ट बनता है उनकी क्वालिटीज़ अलग होती हैं। यानी कि चीनी की अपनी अलग क्वालिटीज़ हैं, वो मीठी होती है, वाटर की अपनी अलग क्वालिटीज़ हैं। लेकिन जब इन दोनों को हमने कंबाइन किया, प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट में बना शरबत, तो शरबत की अपनी अलग क्वालिटीज़ हैं। यानी कि प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट्स की क्वालिटीज़ डिफरेंट होती हैं, और कभी भी इनके एलिमेंट्स चेंज नहीं होते, केवल एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ chemical reaction. Characteristics of chemical reaction.
रासायनिक अभिक्रियाओं के गुण। यानी कि कोई जब केमिकल रिएक्शन होती है, कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैसों का निकलना, गैसों का निकलना, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, रंगों में परिवर्तन, रंगों में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, एंड अवस्था में परिवर्तन एंड चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अवक्षेप का, अवक्षेप का बनना। यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कौन कौन से चेंजमेंट होते हैं। यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं हम, किन्हीं दो सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चेंजमेंट होंगे, तो कौन कौन से चेंजमेंट होंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैसों का निकलना, यानी कुछ रिएक्शन होंगी जिसमें गैस निकलेंगी, गैसेस निकलेंगी। चेंज इन कलर, रंगों में परिवर्तन, रंगों में परिवर्तन, जैसे आपको शरबत बनाना है, शरबत का एग्जाम्पल ज़्यादा हो रहा है क्या, आपको शरबत बनाना है, शरबत ही पियो आज, आपको शरबत बनाना है तो आपने चीनी लिया, चीनी का कलर क्या है, वाइटिश होता है, वाइट होता है, और वाटर लिया, वाटर कलरलेस होता है, इन दोनों को मिक्स किया, शरबत बना, तो शरबत का कलर कैसा होता है, येलोइश होता है, येलोइश होता है। यानी कि चेंज इन कलर हुआ, कलर में चेंज हुआ कि नहीं, यानी कि केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ, चेंज इन कलर। कुछ ये जरूरी नहीं कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक ही रिएक्शन में देखी जाए, कुछ रिएक्शन में कोई दो प्रॉपर्टीज़ दिखेंगी, कुछ में केवल एक दिखेगी, हो सकता है कुछ में सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ दिखें, यानी कि केवल यही प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी रिएक्शन हो तो उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ ही दिखें। तो चेंज इन कलर का मतलब समझ में आया। या चेंज इन कलर को आप और एक प्रकार से देख सकते हैं, आप सभी के यहाँ लोहा है, आयरन, लोहे के दरवाजे लगे होते हैं, तो लोहा जब नया रहता है तो बढ़िया चमकता हुआ रहता है, लेकिन जब उसमें वाटर पड़ता है और एयर रहती है, एयर तो पूरे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में एयर है, ऑक्सीजन है, तो जब उसमें वाटर जल पड़ता है और ऑक्सीजन पड़ती है, एयर से ऑक्सीजन और जल आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसमें जंग लग जाता है, जंग लग जाता है तो उसका कलर चेंज होने लगता है। जब नया आता है तो एकदम चमचमाता हुआ रहता है, लेकिन जब उसमें जंग लगता है तो भूरा भूरा होने लगता है, फिर उसकी परत निकलने लगती है, तो धीरे धीरे लोहा वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और लास्ट स्टेज आएगी कि वो टूट के अलग हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे जंग लगा, लोहा पहले चमकते हुए कलर का था, सिल्वर कलर में थोड़ा चमकता हुआ होता है, उसमें जब जंग लगा तो ब्राउनिश हुआ, तो ब्राउनिश हुआ, तो यही तो चेंज इन कलर है। केमिकल रिएक्शन वहाँ पे भी हो रही, केमिकल रिएक्शंस हर जगह हो रही है, हमारे चारों तरफ केमिकल रिएक्शन हो रही हैं,
परमानेंटली होती रहती है। उसे कुछ चीज़ों को हम महसूस करते हैं, फील कर पाते हैं, कुछ चीज़ें नहीं फील कर पाते। अगर हमको उसके बारे में नॉलेज है, अगर हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत भी पता है तो हम उसको फील कर लेंगे, अगर पता ही नहीं है तो फील कैसे करेंगे फिर। तो चेंज इन कलर की बात समझ में आई। उसके बाद है चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन भी होता है। शुगर था, शुगर सॉलिड स्टेट में था, शुगर के दाने थे, जब उसको हमने पानी में मिक्स किया, शरबत बनाया, तो शुगर उसमें एब्जॉर्ब हो गई, मिक्स हो गई, घुल गई तो उनकी स्टेज चेंज हो गई। अब जो शुगर की मिठास थी वो पानी में तो आ गई, लेकिन उसके दाने अलग अलग नहीं दिखेंगे, यानी चेंज इन स्टेट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। उसके बाद क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। कुछ रिएक्शन होती हैं जिनमें ताप में भी परिवर्तन होता है। तो कौन कौन सी रिएक्शन होती है, किनमें ताप में परिवर्तन होता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे जब टाइप्स ऑफ इक्वेशन, टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। फिर है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? अवक्षेप का बनना। अवक्षेप यानी कि जैसे हमने पानी में बालू को मिलाया, बालू रेत समझते हैं, रेत को मिक्स कराया, तो जब तक हम उसको हिलाएंगे तब तक तो वो ऊपर रहेगी, लेकिन जब हम उसको मतलब मिलाना बंद कर देंगे तो थोड़े समय बाद क्या होगा, जो रेत होगी वो पानी में नीचे जम जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। तो वो जो रेत नीचे बैठ गई उसे ही हम अवक्षेप कहते हैं। जो कुछ कण होते हैं एटम्स के जो मिक्स नहीं हो पाते वो नीचे बैठ जाते हैं, उसे ही फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कहते हैं, अवक्षेप का बनना। इसका अच्छा एग्जांपल आप लोग नदियों में देख सकते हैं, या जो घर की मोहल्ले की नालियाँ होती हैं, गटर्स होते हैं, तो उनमें अवक्षेप जम जाता है, काला काला सा, गंदा गंदा सा, यानी पानी ऊपर निकल जाता है और जो नहीं बह पाते वो नीचे बैठ जाते हैं, गंदगी नीचे बैठ जाती है, हम ये कहें उसके मॉलिक्यूल्स, उसके अणु नीचे बैठ जाते हैं और अवक्षेप बन जाता है, तो उसे हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यानी कि केमिकल रिएक्शन में गैस निकलती है, रंग में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है और अवक्षेप बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें केमिकल रिएक्शन में होती हैं। आगे देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, पढ़ा बिल्कुल होगा, भले ही आपको याद ना हो। द्रव्यमान संरक्षण नियम, या इसे ही कहते हैं द्रव्य की अविनाशता का नियम। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत या द्रव्यमान संरक्षण नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये क्या है? मास कैन द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है? मास कैन neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है,
किसी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, या इसे हम कह देते हैं द्रव्यमान में ना तो वृद्धि की जा सकती है ना उसे कम किया जा सकता है। यानी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने ए बी प्रोडक्ट्स लिए तो बना ए बी, ए प्लस बी को मिलाया तो ए बी बना। यानी कि यहाँ पे जितने ए का मास होगा, यहाँ पे जितना ए का मास होगा और जितना बी का मास होगा उतना ही यहाँ पे भी ए और बी का मास होगा। जितना मास ए का इधर होगा, बी का इधर होगा, उतना ही मास इधर भी होगा। यानी कि किसी रासायनिक अपक्रिया में हम जितने अभिकारक लेते हैं, अभिकारक की संख्या जितनी होती है उतने ही प्रोडक्ट, उतने ही उत्पाद में भी संख्या रहेगी। यानी कि अगर हमने 2 चम्मच चीनी ली, 1 ग्लास पानी लिया, तो जब हमने शरबत बनाया तो उसमें भी 2 चम्मच चीनी और 1 ग्लास पानी ही रहेगा। 2 चम्मच चीनी और 1 ग्लास पानी, 1 ग्लास वाटर ही रहेगा। उनकी संख्या में, उनके द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। ये नहीं कि हमने 1 ग्लास पानी लिया और शरबत बनाया तो 3 ग्लास शरबत बन गए, ऐसा नहीं होगा। यही द्रव्यमान संरक्षण नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। यानी कि द्रव को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि द्रव में ना तो वृद्धि की जा सकती है ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जितने मॉलिक्यूल्स हम रिएक्टेंट्स के लेंगे, प्रोडक्ट में भी उतने ही मॉलिक्यूल्स हमको मिलेंगे। तो ये रही बात लॉ ऑफ कंजर्वेशन की। इसके अकॉर्डिंग ही हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ये इक्वेशन को बैलेंस करना आप आगे सीखेंगे। इक्वेशन को बैलेंस हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये रही बात लॉ ऑफ कंजर्वेशन की।